feel your love. I just wanna feel your love. वेलकम एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था रिगार्डिंग एवरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टीज एक्सपेरिमेंट। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे रिगार्डिंग हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। द एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय हार्शी एंड चेज इन 1952। ठीक है। 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर यूज्ड। एक था इकोलाई। इकोलाई इज व्हाट? इकोलाई इज अ बैक्टीरिया। और T2 बैक्टीरियोफाज, ये क्या है? बैक्टीरियोफाज मीन्स ए वायरस। ठीक है। बैक्टीरियोफाज मतलब एक वायरस। बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस दैट किल्स बैक्टीरिया। T2 फाज इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। मतलब जो वायरस है वो डीएनए वायरसेस भी हो सकते हैं, आरएनए वायरसेस भी हो सकते हैं। ठीक है। अभी डीएनए वायरस में भी एबंडेंट होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस भी पाया जाता है। आरएनए वायरसेस में भी मैक्सिमम होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, पर डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस भी पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंड मतलब कि एक ऐसा स्ट्रैंड होगा, वो हो गया हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंड मतलब कि 2 स्ट्रैंड्स होंगे उसमें प्रेजेंट। ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, पर देयर आर एक्सेप्शंस। तो जो हमारा T2 बैक्टीरियोफाज है वो कैसा है? दैट इज ए डीएनए वायरस। जो T2 बैक्टीरियोफाज है वो एक डीएनए वायरस है, क्योंकि ये इसका जो कोर है वो डीएनए है। By this experiment, Hershey and Chase confirmed that genetic material is DNA। ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म हुआ था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। वो होगा हार्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, कि ये एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंफर्म किया था कि डीएनए एंड इज द जेनेटिक मटेरियल। तो ये होता है हमारा T2 बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर। जो ये अंदर है वो होता है हमारा डीएनए। ठीक है। ये होता है वायरल डीएनए कोड, हम इसको वायरल डीएनए कोर भी बोलते हैं, मतलब अंदर ये प्रेजेंट होता है। फिर ये जो अपर पार्ट है उसको हम कहते हैं हेड। ये बीच का जो हिस्सा है इसका हम कहते हैं नेक। यहाँ पे जो ये पार्ट दिख रहा है वो होता है कॉलर। ये हो गया शीथ। ये जो आपको लेग्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एक्चुअली है टेल फाइबर। और ये जो पूरा का स्ट्रक्चर को, ऊपर के पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड कर रहा है वो होता है बेस प्लेट। ठीक है। तो ये है एक T2 फाज का स्ट्रक्चर। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये जो डीएनए है उसको हम ई कोलाई के साथ मिक्सिंग करने की कोशिश करेंगे। ये जो T2 का डीएनए है, T2 बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है उसको हम ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसके अंदर देने के लिए कोशिश करेंगे। In this experiment, T2 phage labeled with protein containing sulfur 35 and T2 phage labeled with DNA containing phosphorus 32 is used। मतलब इस एक्सपेरिमेंट पे एक T2 फाज लिया गया था जिसपे था प्रोटीन और दूसरे पे था डीएनए। जो प्रोटीन था उसको हमने लेबल किया था विद S35 सल्फर 35, और जो डीएनए था उसको हमने लेबल किया था फॉस्फोरस 32। ठीक है। उसको हमने रेडियो लेबलिंग की थी। तो जो S35 है हमने, या फिर जो P32 है, या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस क्यों नहीं लिया? से हमने कार्बन क्यों नहीं लिया? आइसोटोप तो कार्बन का भी अवेलेबल है, उसका भी हम रेडियो लेबलिंग कर सकते हैं। हमने ऑर्गेनिक में ये पढ़ा हुआ है कि कार्बन का भी हम रेडियो लेबलिंग कर सकते हैं, पर हमने कार्बन क्यों नहीं लिया? सॉरी, कार्बन ना लेने की वजह यह थी कि जो सल्फर है दे आर फाउंड ओनली इन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है इस पे सल्फर पाया जाता है, पर ये सल्फर डीएनए में पाया नहीं जाता। जो सल्फर है जो S35, ये सल्फर पाया जाता है प्रोटीन में, ये प्रोटीन में प्रेजेंट होता है, पर ये डीएनए में एब्सेंट होता है। साथ में जो फॉस्फोरस 32 है वो प्रोटीन में नहीं पाया जाता। दे आर एब्सेंट इन प्रोटीन बट दे आर प्रेजेंट इन डीएनए। इसीलिए, पर जो कार्बन है वो तो दोनों में कॉमन है। जो प्रोटीन है, डीएनए है, दोनों में कार्बन कॉमन है। हमने प्रोटीन मतलब बेसिक अमीनो एसिड का कोई भी एक स्ट्रक्चर ले ले, कोई भी एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ले ले तो उसमें कार्बन होगा। हमने अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा, हम आगे चल के डीएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें भी पेंटोज शुगर होता है, मतलब 5 कार्बन रिंग वाला शुगर होता है, मतलब दोनों में कार्बन कॉमन है, इसलिए हमने कार्बन को एलिमिनेट कर दिया। मैंने नहीं किया, हार्शी एंड चेज ने किया था।
बेकार में अपना नाम ले रहा हूँ बार-बार। तो जो ये एक्सपेरिमेंट है इसके थ्रू इन्होंने क्या किया, कोई कॉन्ट्राडिक्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा, अगर सल्फर वाला अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट कर रहा है बैक्टीरिया में तब जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, अगर फास्फोरस वाला कर रहा है तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए। क्योंकि हमने ऐसे दो केमिकल लिए, दो एलिमेंट लिए जिसके रेडियो लेवलिंग करने के बाद हमको ये दिखा कि ये एक जो एलिमेंट है वो दूसरे में नहीं मिलता, जो सल्फर है वो डीएनए में नहीं मिलता, जो फास्फोरस है वो प्रोटीन में नहीं मिलता। ये चीज जो ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया दैट वाज वेरी हेल्पफुल, कोई कॉन्ट्राडिक्शन कोई उठा नहीं कर। देखिए अगला पॉइंट पे हम अगर चले, देयर इज नो सल्फर इन डीएनए एंड नो फास्फोरस इन प्रोटीन, सो बोथ कंपोनेंट्स वर रेडियो लेबल्ड। रेडियो लेबल्ड मतलब जो S35 और P32 हमने लिया। इन टू सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब लिया गया था और उस पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था। They found the test tube containing sulfur cannot transmit its genetic material. ठीक है, मतलब जो भी टेस्ट ट्यूब पे सल्फर था ये अपना जेनेटिक मटेरियल को ई कोलाई में ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा है, और जो फास्फोरस है वो अपना जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिट कर रहा है। मतलब मान लीजिए कि हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए, दोनों में ही क्या है, ई कोलाई है और बैक्टीरियोफाज है। एक पे बैक्टीरियोफाज सल्फर 35 वाला है, एक पे बैक्टीरियोफाज फास्फोरस 32 वाला है। मैं आपको डायग्राम के चलते उसको दिखा देता हूं। यहाँ पे मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है। यहाँ पे हमने जो बैक्टीरियोफाज रखा, ये है हमारा बैक्टीरियोफाज जिसके अंदर डीएनए है, और नीचे ई कोलाई है। पर ये जो बैक्टीरियोफाज है वो कौन सा वाला है, वो सल्फर 35 वाला है, मतलब प्रोटीन वाला बैक्टीरियोफाज है। सेम यहाँ पे भी हमने बैक्टीरियोफाज लिया, ये हो गया हमने ई कोलाई। ये जो बैक्टीरियोफाज है ये कौन सा बैक्टीरियोफाज है, ये है फास्फोरस 32 वाला, यानी कि जो डीएनए वाला जिसको हमने फास्फोरस 32 से लेबल किया था। अभी रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है, जब हमने दोनों को मिक्सिंग किया, मतलब मान लीजिए कि ये जो टेस्ट ट्यूब है, मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, इसको हमने ऐसे बस सेंट्रीफ्यूज किया, मतलब ऐसे घुमाया, एक पर्टिकुलर रोटेशन पे उसको ऐसे घुमाया। एक मशीन होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन करके, वो सेंट्रीफ्यूज में हमने उसको घुमाया। मतलब अभी पूरी तरह से बैक्टीरियोफाज और ई कोलाई, मतलब T2 और ई कोलाई दोनों एक साथ मिक्स हो चुके हैं। अभी हमको रिजल्ट क्या देखने को मिला, रिजल्ट देखने को मिला कि जो ये जो केस है इस पे अगर जो हम बैक्टीरिया ले ले, अगर ये ई कोलाई है, इसके अंदर ई कोलाई के अंदर कोई भी डीएनए मतलब कोई भी सब्सटेंस पाया नहीं गया, मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसमिट नहीं हुआ। जेनेटिक मटेरियल डिड नॉट ट्रांसमिट, मतलब जो प्रोटीन को ट्रांसमिट होना था, मतलब ये जो है यहाँ पे आउटर लेयर है प्रोटीन का, तो आइदर यहाँ से प्रोटीन ट्रांसमिट होता, पर नहीं हुआ। मतलब जो ई कोलाई का अंदर जो मतलब सेंट्रीफ्यूज के पहले भी सेंट्रीफ्यूज के बाद भी ई कोलाई में कोई भी चेंजेस नहीं था, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल रिजल्ट मिला। ये जो ई कोलाई है इसके अंदर जो यहाँ पे जो बैक्टीरियोफाज था T2 का, उसका डीएनए इसके अंदर आ गया। ठीक है, मान लीजिए दूसरा भी अगर हम ले ले, तो दूसरे वाले से भी डीएनए इस पे आ रहा है। अभी क्योंकि क्या हुआ, यहां से जो चीज यहाँ पे भी आना चाहिए था सल्फर 32 वाले में, यहाँ पे देयर वाज
नो ट्रांसमिशन। पर जो डीएनए था उससे केस में क्या था, देयर वाज ट्रांसमिशन ऑफ डीएनए फ्रॉम, कहां से कहां पे गया, T2 फाज टू ई कोलाई। ठीक है, अभी इसी बात को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझें, जो सल्फर 35 वाला था उस पे भी जाना चाहिए था, पर प्रोटीन जो है वो जा नहीं पाया, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो ट्रांसमिट नहीं हो पाया। यही अगर हम बात कर ले, जो फास्फोरस 32 है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। हमने पहले क्या बोल दिया था, जो जाएगा वो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना, जो जीता वही सिकंदर। यहाँ पे सिकंदर कौन बन गया, डीएनए, क्योंकि वो जा पा रहा है, फास्फोरस 32 जा रहा है। अभी फास्फोरस 32 से हमने किसको लेबल किया था, डीएनए में, जो डीएनए है उसी को हमने लेबल किया था फास्फोरस 32 से। इसका मतलब फास्फोरस 32 जा रहा है, इसका मतलब डीएनए ट्रांसमिट हो रहा है। सल्फर 35 देखिए जा नहीं पा रहा है, इसका मतलब सल्फर 35 ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, बिल्कुल जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल है, जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है। यही एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और यही बात किसने कहा था, हर्शी एंड चेस ने। देखिए अभी हम रिजल्ट को फिर से कंक्लूड करते हैं। The DNA containing phosphorus 32 was transmitted from bacteriophage to virus। हमने देखा, अभी देखा कि ये ट्रांसमिट हो रहा था, जो phosphorus 32 वाला था वो ट्रांसमिट हो रहा था। But protein labeled with sulfur 35 was not transmitted to the bacteria। वो भी हमने अभी देखा था कि जो प्रोटीन है वो did not transmit, हमने देख लिया था कि वो ट्रांसमिट नहीं हुआ। Moreover, this DNA was replicated and transmitted from one generation to the next in E. coli। मतलब जो ये डीएनए ई कोलाई के अंदर आया, ये जो ई कोलाई के अंदर डीएनए आया, जब यही ई कोलाई अपना नेक्स्ट जनरेशन बना रहा है, ये ई कोलाई से जब 1 से 2 ई कोलाई बन रहा है, तब ये जो डीएनए है वो रेप्लिकेट होकर दोनों में जा रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने देखा था क्राइटेरिया में कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको अपने आइडेंटिकल कॉपीज बनाना आना चाहिए, इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहिए, ट्रांसमिट होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। पहले क्या हुआ, The DNA containing P32 was transmitted, उसका ट्रांसमिशन हुआ। फिर क्या हुआ, moreover this DNA replicated and transmitted from one generation to the next। मतलब वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी जा रहा है, मतलब ट्रांसमिशन भी उसका हो रहा है। This ultimately led to the conclusion that DNA is the genetic material। ये लास्ट फेज को समझने के लिए आपको मॉलिक्यूलर बेसिस का पहला वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। हमने उस पर डिस्कस किया था कि क्राइटेरिया फॉर बीइंग ए जेनेटिक मटेरियल क्या क्या है। देखिए पहले ये तो इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर रहा है, ट्रांसमिट भी कर रहा है, और सिर्फ ये नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट कर रहा है, वो जिस ऑर्गेनिज्म में उन्होंने ट्रांसमिट किया उससे भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट कर रहा है। इसलिए हमने बोला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। हमने नहीं बोला, हर्षेंतिस ने बोल दिया था, अभी तो हमने सबको ही बोलते ही, ठीक है। तो ये जो 3 एक्सपेरिमेंट है ये नीट के लिए काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। और एक बात हमेशा याद में रखना कि कितना भी लेक्चर ले लो, आपको एनसीईआरटी जो बुक है वो थोरोली पढ़ना है, क्योंकि नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस वही से आते हैं। टीचर्स का रोल यही है कि हर एक टॉपिक को सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाया जाए, कुछ नया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर लिया जाए, या फिर कोई दूसरा तरीका या कोई अलग सा नुस्खा बाहर निकाला जाए आपको समझाने के लिए। पर एंट्रेंस में आपको बैठना है, एंट्रेंस में टीचर नहीं बैठेगा। फिजिक्स का टीचर आपका फिजिक्स पेपर नहीं लिखेगा एंट्रेंस पे, वो आपको खुद लिखना है। तो अगर आप एंट्रेंस ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक चीज याद रखना होगा कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बहुत थोरोली करने हैं। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लें जिस पे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है अरेंज, उससे आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थोरोली करें। अगर आप एमसीक्यूज सही से नहीं कर रहे हैं, एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहे हैं, तो एंट्रेंस में थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा। और कहीं पे भी आप एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज के लिए अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। कहीं पे भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज के लिए आप अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आगे चल के हम डीएनए के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। I just wanna feel your love.
वेलकम एवरीवन। तो जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, उस पे हमने क्लियरली देख लिया था कि जो डीएनए है दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। पर उसके बाद कुछ थ्योरीज उठ के आए, कुछ कंट्रोवर्सीज चल के आए। क्या है? देखिए, ऑल्दो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट सर्टेन वायरसेस हैव आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल। हमने पहले ही ये बात बोल दी थी वीडियो में कि जो वायरस है उनका जेनेटिक मटेरियल दो तरह का हो सकता है, आइदर ये डीएनए हो सकता है या फिर ये आरएनए हो सकता है। लकीली हमने जो T2 बैक्टीरियोफाज लिया था हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट के दौरान वो डीएनए वायरस था। पर अगर वो आरएनए वायरस होता तो जो आरएनए है वही उसका जेनेटिक मटेरियल होता। तो जब भी ये सारे कंट्रोवर्सीज उठने लगे तब एक कंक्लूजन दिया था दो साइंटिस्ट ने, फ्रैंकल एंड कॉनराड। इन दो साइंटिस्टों ने ये कंक्लूजन दिया था। This conclusion was put forward by Frankel and Conrad after their experiment on tobacco mosaic virus, which is an RNA-O। मतलब कुछ कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। ये जो बात है ये किसने कहा था? ये कहा था दो साइंटिस्ट ने, फ्रैंकल एंड कॉनराड। और जो पहला स्टेटमेंट है, ऑल्दो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, जो मतलब ऑल्दो नहीं, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये बात किसने कही थी? ये बात कहा था हर्शी एंड चेज ने। मतलब कन्फर्मली इसको एक्सपेरिमेंटली उन्होंने प्रूव किया था, हर्शी एंड चेज ने। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी सारे एमसीक्यूज में आपको देखने को मिलता है कि जो वायरस हैज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल वाज प्रपोज्ड बाय, तो मतलब वायरस जेनेटिक मटेरियल है आरएनए का, ये किसने प्रपोज किया था? ये उसका नाम होगा फ्रैंकल एंड कॉनराड। काफ़ी सारे एमसीक्यूज में आपको ये देखने को मिलेगा। अगर आप रेगुलरली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं तो ये एमसीक्यू आपको काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे बुक्स में मुझे ये एमसीक्यू देखने को मिला, इसीलिए मैंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया। और आपको भी काफ़ी सारे एमसीक्यू सॉल्व करते हुए जाना है। और एक चीज़ याद रखना है कि कहीं भी इंस्टीट्यूट का कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज के लिए आपको अप्लाई करना है। जब तक आप टेस्ट सीरीज के अंदर बैठेंगे नहीं तब तक आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाएंगे कि आपका प्रोग्रेस कितना हुआ। कहीं भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज दे लीजिए, कहीं पे भी कोई भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज दे लीजिए, ठीक है, जिसके अंदर रेगुलर बेसिस पे यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज या फिर क्यूमुलेटिव टेस्ट, मॉक टेस्ट ऐसे प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। अलग से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल अगर प्रोवाइड करता है कोई भी इंस्टीट्यूट तो फिर सही है, अगर नहीं भी करता है तो अगर पेड उनका कोई पीसीपी का मतलब अगर नीट का कोई क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज है तो आप ले लीजिए, अगर आप जेईई के मतलब नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो। क्योंकि रेगुलर टेस्ट देने से आपको एक चीज मतलब आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे आप अभी तक कहाँ तक पहुंचे। क्योंकि अगर आपका टारगेट है 600 प्लस तो आपको 600 तक जाने के लिए अभी कितने दूर गए हैं या फिर आप कितना नजदीक है वो 600 के, यही चीज आपको जानना है और यही आप खुद को एनालिसिस कर पाएंगे थ्रू टेस्ट सीरीज, ठीक है। देखिए, हार्ड वर्क जो है ना वो गधा भी करता है और उसको हम स्टेज पे बिठा नहीं सकते। किसी पॉपुलर यूट्यूबर ने कहा था, शायद आप में से बहुत लोगों ने गेस कर लिया, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना सीखिए, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको तरीका जानना होगा। तो पहला है कि आप प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू हर एक सब्जेक्ट के पीसीबी तीनों के प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू करते रहे। और दूसरा है कि कोई स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज के थ्रू जाते रहे। बट आपका स्कोर अगर टेस्ट सीरीज के थ्रू अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो आपका स्कोर काफी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जो एक्चुअली जब एंट्रेंस पे आप बैठेंगे तो आपका स्कोर काफी ऊपर तक हाइक हो जाएगा। तो टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू का अभी तक मेरे हिसाब से कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एक तो देखिए, आपको टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी है जो पढ़ना है, साथ में कुछ लेक्चर्स देखने हैं, जो भी इंस्टीट्यूट आप है उनका मटेरियल है, उनका मॉड्यूल जो भी है उसको आपको स्टडी करना है। पर जो आपके प्रिपरेशन एस्पेक्ट से अगर हम देखें, एकदम एंड टाइम एस्पेक्ट या फिर आपका पिक परफॉर्मेंस अगर हम मेजर करें, क्योंकि इतना हर एक स्टूडेंट करता है, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक को पढ़ना या फिर रेफरेंस बुक को पढ़ना, कोचिंग पे जाना तो बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर 10% बच्चे भी सिलेक्ट नहीं होते। आपको सिलेक्शन के लिए सबसे कुछ अलग करना है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 28 ईयर्स 30 ईयर्स का जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है वो इकट्ठे करके उनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो क्लास 12th के हैं आप लोगों का एंट्रेंस भी
सामने आ ही रहा है, ठीक है। लगभग 6.5 to 7 मंथ्स अभी बाकी है, तो इतने टाइम में आपको बहुत कुछ करना है, ठीक है। अभी तक आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, आगे भी चल के आपको ये मतलब पूरी तरह से इसको मतलब रोक नहीं लगाना है, इसको और भी फास्ट करना है। दिस इज कॉल्ड लुब्रिकेटिंग द प्रिपरेशन, बूस्टिंग अप योर प्रिपरेशन। ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगा एंट्रेंस में। बस यही 2 चीज़ याद रखना कि आपको 2 चीज़ करना है। पहला कि आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और दूसरा कि आपको टेस्ट सीरीज देना है रेगुलर। बाकी आप जो कुछ भी ले रहे हैं ना, टेक्स्ट बुक या फिर डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ठीक है, या फिर डीपीपीएस, जो भी ये लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हर कोई स्टूडेंट करता है। टेक्स्ट बुक को रीडिंग करना, कोचिंग सेंटर पे जाना, टीचर से पढ़ना, ये सब कुछ सही है, ये सब तो करना ही है, तो बेसिक नीड्स है। आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा ये 2 चीज़ पे इंटरेस्ट दिखाना है, ठीक है। और अगर आप फ्रैक्शन क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये कॉन्टैक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप